हेलो नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन आप सबका। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और इसी प्रक्रिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए एक और लेक्चर के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हो चुका हूँ। और आज का ये लेक्चर आधारित है साइंस पेडागोजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। साइंस पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को हम कई पार्ट्स में बांट करके समझेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी पॉइंट हमारे लिए जरूरी है उन सब के ऊपर बातचीत करेंगे। फिलहाल आज ये इसका पहला पार्ट है, पार्ट 1। तो पहले पार्ट में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहली बात, विज्ञान के पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो विज्ञान क्या होता है उसको जानो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। फिर साइंस के नेचर के संदर्भ को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों बुनियादी पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तब जाकर के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एक एक करके इन सब चीजों को हमें समझना है। पहला सवाल यह है कि साइंस किसको कहते हैं? साइंस मतलब विज्ञान होता है ना, इसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, विज्ञान, यही है ना साइंस। अब इस विज्ञान को अगर आप तोड़ोगे तो एक होता है वी और दूसरा होता है ज्ञान। बेसिकली साइंस को विशेष ज्ञान कहते हैं। इस शब्द के आधार पर विशेष प्लस ज्ञान मींस इसको ऑर्गेनाइज नॉलेज कहा जाता है। किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज प्राप्त करते हैं और उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि साइंटिफिक मेथड में बताया जाता है, जिसके बारे में कि पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये, तब जाकर के आप सही नतीजे तक पहुंचेंगे और ज्ञान के सही संदर्भ तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए साइंटिफिक मेथड के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे। फिलहाल साइंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान, जिसे विशेष ज्ञान कहते हैं, ये एक तरीके से सिस्टमैटिक नॉलेज है। सिस्टमैटिक नॉलेज है, विशेष ज्ञान है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, विशेष ज्ञान, या इसको क्रमबद्ध ज्ञान भी कहते हैं। जो आधारित होता है किस पे? जो आधारित होता है ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड देन कंक्लूजन। ये साइंटिफिक मेथड में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई जानकारी आप तक पहुंचती है ना, जैसे सपोज कीजिए विज्ञान को समझने के संदर्भ में ना कई लोग ना विज्ञान को कहते हैं ना जिज्ञासाओं का खजाना। ये बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढता है। इसके पास जिसका जवाब है वो जवाब देगा, जिसका जवाब नहीं है वो जवाब को खोजने के लिए तमाम तरह के टूल्स के जरिए उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। कई बार तो लोग साइंस को ना इस आधार पर ना डोमेन ऑफ इंक्वायरी तक कहते हैं। डोमेन ऑफ इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल का क्षेत्र। मतलब किसी चीज को अगर आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे न्यूटन वाला केस याद करो। न्यूटन ने यह देखा कि फल पेड़ से नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना किसी चीज, किसी घटना को होते हुए, वो ऑब्जर्वेशन है। आप प्रत्यक्ष तौर पर देख लो, सूरज का उगना या सूरज का डूबना, या बारिश का होना, या सनलाइट का आना, या इवन किसी चीज का ऊपर से नीचे गिर जाना, पानी का बर्फ बनना, पानी का उबल जाना, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो शुरुआत यहीं से होती है ना। और जब आप किसी चीज को होते हुए देखते हैं, कोई घटना या कोई फेनोमेनन आपके सामने होती है, तो साइंस उसके पीछे की वजह को खोजने का प्रयास करता है कि ये क्यों होता है। मतलब पहला सवाल यही है, वाई दिस इज हैपनिंग। ऊपर की चीज नीचे क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है ना। या फिर अगर ये हो रहा है तो हाउ, वाई, हाउ, वेयर, ये तमाम तरह के जो ईटीसी में कर देता हूं, ये तमाम तरह के जो जिज्ञासा वाले संदर्भ है ना, ये साइंस का कोर है। देखा जाए तो साइंस की पहचान है। इसीलिए इंक्वायरी जब भी किसी विषय वस्तु के संदर्भ में होता है तो यही सब सवाल पहले बुनियादी तौर पर आता है ना, कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट। ये सब इंक्वायरी में आता है और ये साइंस की पहचान है ना। तो कहने का मतलब ये जो सिस्टमैटिक ज्ञान या सिस्टमैटिक नॉलेज या ऑर्गेनाइज नॉलेज जिसे हम विज्ञान कहते हैं, ये बहुत सारी चीजों पे आधारित होता है। खास करके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड देन कंक्लूजन पे आधारित होता है। इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
और चूंकि हम बहुत सारी चीजों के पीछे की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम इसे डोमेन ऑफ इंक्वायरी इसी वजह से कहते हैं। और ये बहुत सारे सवालों का जवाब देता है, और बहुत सारे सवालों का जवाब ये खुद भी खोज रहा है, जिसका जवाब अभी तक ज्ञात नहीं है। तो ये नॉलेज है, लेकिन ऑर्गेनाइज नॉलेज है। डोमेन ऑफ इंक्वायरी से इसे कोरिलेट कर सकते हैं, और विश्व के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने का बीड़ा इसी ने खोजा है, मतलब इसी ने एक तरीके से उठाया है। तो इसीलिए ये विशेष है, ये महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात ये दिलचस्प है ना। सो दैट इज साइंस। अब साइंस के बारे में भी और भी बातचीत करेंगे, ये तो बुनियादी बात है। इसलिए हम कहने के लिए क्या कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध विशेष ज्ञान जो ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन पे आधारित या उनसे प्राप्त नतीजों पर आधारित होता है, वही विज्ञान है। और विज्ञान को इसी सब संदर्भ की वजह से डोमेन ऑफ इंक्वायरी के तौर पर जाना जाता है, जो हर रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करता है अपने लेवल के हिसाब से। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। अब सवाल ही उठता है कि साइंस एक विषय वस्तु के रूप में एक एक ज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित है, बहुत स्टैब्लिश्ड ब्रांच है एक तरीके से। तो इसके साइंस के क्या लक्षण है, इसकी अपनी पहचान क्या है? बहुत सारी पहचान है। जैसे पहली चीज, जब इसे हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, सवाल ये उठता है कि नॉलेज, जो भी नॉलेज हमारे आसपास उपलब्ध है, या विज्ञान में जो ज्ञान हमारे लिए सिद्धांत के रूप में, नियम के रूप में उपलब्ध है, क्या वो अल्टीमेट है? साइंस का लक्षण, साइंस का जो नेचर है ना, इस सवाल का जवाब देगा। जैसे आप ये जानते हो, अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई नियम पढ़ रहे हो, हाइजेनबर्ग का कोई नियम पढ़ रहे हो आप, है ना, या फिर रदरफोर्ड का कोई सिद्धांत पढ़ रहे हो, है ना। तो आज अगर कोई सिद्धांत आप आज के टाइम में, आज की बात मैं कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो और उसे सत्य मान के पढ़ रहे हो कि ये अभी तक का सबसे ज्ञात बेस्ट सिद्धांत है, ठीक बात है, वो सिर्फ अभी तक का ही है। इसका ये मतलब नहीं कि वो फिक्स है। अगर सिद्धांत के जरिए कुछ जानकारी आपको प्राप्त होती है, दैट डजंट मीन कि वो परमानेंट है, वो टेंटेटिव है। आज जिस थ्योरी को आप पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्य है, लॉजिकल है, बहुत सारे मेथड के बाद वो आप तक ज्ञान के रूप में पहुंचा है, लेकिन कल करके कोई और व्यक्ति आकर के उस सिद्धांत में कुछ खामियां निकाल दे तो उस सिद्धांत को फिर बदलना पड़ेगा। साइंस में टेंटेटिव होता है साइंटिफिक ज्ञान, भविष्यगामी होता है, इसमें बदलाव संभव है, फिक्स नहीं है। ऑल्दो ये ज्ञान ड्यूरेबल है, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो साइंटिफिक थ्योरी के रूप में आप तक पहुंचा है, ये यूं ही नहीं पहुंचा है, बहुत प्रोसेस के बाद पहुंचा है, लेकिन स्टिल उसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। 100 साल के बाद, 200 100 साल के बाद भी कई बार पता चलता है कि ये थ्योरी गलत है, इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो पहली चीज, साइंस के नेचर के संदर्भ में आप ये समझिए कि ये ज्ञान टेंटेटिव है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो अभी हमने बात की है उसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि विज्ञान अपने केंद्रीय विषयों के रूप में, यस ऑफ कोर्स, जांच, तार्किक अभियोगिता और प्रयोग के साथ एक तरीके का संगठित व्यवस्थित ज्ञान है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। इसी वजह से हम कह सकते हैं, सही तो है, कि विज्ञान को सही रूप में जांच का क्षेत्र यानी कि डोमेन ऑफ इंक्वायरी कहा जाता है। इट्स अ कीवर्ड। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतों को खोलता है, खोलने का प्रयास करता है अपने लेवल के हिसाब से। दैट इज द साइंस। अब नेचर की बात करें तो पहली चीज क्या है कि ये टेंटेटिव ज्ञान है, मतलब एक तरीके से इसमें सुधार हो सकता है, किसी भी थ्योरी में कभी भी सुधार हो सकता है, बदलाव हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेंटेटिव, पहली चीज। दूसरा, विज्ञान जो है ना, ये संशयवाद को बढ़ावा देता है। आप इसको नेगेटिव मत सोचिए। स्केप्टिक दृष्टिकोण जो है ना, इट प्रमोट्स स्केप्टिक अप्रोच ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ये क्या होता है, शंकालु स्वभाव जिसको हम कहते हैं ना। अब संशयवाद को बढ़ावा देने का क्या मतलब है? जैसे इसकी खासियत ही है डोमेन ऑफ इंक्वायरी, है ना। तो कोई चीज अगर हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो चार सवाल विज्ञान के संदर्भ में, जो व्यक्ति साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होता है ना, उसके दिमाग में चार सवाल आता है। चार क्या, इससे भी ज्यादा आ सकता है, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या हो रहा है। कोई भी चीज अगर उसको दिख रही है तो उसके पीछे की जानकारी को जानने का पूरा प्रयास साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति करते हैं, या साइंस के कर्ता धर्ता करते हैं। इसीलिए ये संशयवाद को बढ़ावा दे सकता है, देता है, ये इसकी प्रकृति है। तभी तो नई नई जानकारियां प्राप्त होती है ना।
तो एक पॉइंट तो ये हो गया। पहला पॉइंट था नेचर के संदर्भ में कि अस्थायी है, टेंटेटिव है, बदलाव हो सकता है साइंस की थ्योरी में। दूसरा ये संशयवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। विज्ञान जांच के दृष्टिकोण के रूप में, ये तो पहले ही मैंने बता दिया कि इट इज द डोमेन ऑफ इंक्वायरी, और इवन वी कैन से दैट दिस इज द अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स हाउ व्हाट दैट इज द केस। तो ये भी साइंस का नेचर है, संशयवाद को बढ़ावा देना, यह अस्थायी ज्ञान होता है, इसमें बदलाव हो सकता है, ये जांच के दृष्टिकोण के रूप में है, ठीक बात है। विज्ञान सीखने का एक अंतः विषयक क्षेत्र है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, और बहुत सारे सब्जेक्टों के साथ, बहुत सारे विषयों के साथ मिल करके साइंस बहुत सारे संदर्भ को लेता है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट फिलॉसफी से, तो कुछ कॉन्सेप्ट किसी और सब्जेक्ट से, सब ले करके मिला करके आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप में चीजों को साइंस के जरिए समझाया जाता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग भी है, बहुत सारी चीजों को दूसरे सेगमेंट से लेकर के सीखने का प्रयास करते हुए इतिहास की चीजों को भी साइंटिफिक आधार पर समझा जा सकता है, या समाज विज्ञान की चीजों को भी साइंटिफिक आधार पर समझा जा सकता है। तो दैट्स मीन ये सब को एक दूसरे के साथ को रिलेट करके चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है ना। उसके बाद एक और पॉइंट है, विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। हाँ, विशेष तरीका तो है ही। अब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, फल न्यूटन से पहले भी तो गिरता होगा ना, लेकिन न्यूटन ने ये सोचा ना, उसी घटना को न्यूटन ने भी देखा और बाकी लोग भी देखते थे, लेकिन न्यूटन के अंदर वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, उसने न्यूटन को प्रेरित किया ये सोचने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है। तभी तो व्यापक महत्व का सिद्धांत फिर बाद में आया, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो मतलब साइंस ही है जो, अगर आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो आप एक घटना को विशेष तरीके से देखोगे, लॉजिक के आधार पर उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करोगे। अगर आप में ये नहीं है तो बस घटना को घटना मान के छोड़ देंगे। तो यस ऑफ कोर्स प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है, तभी तो आपको नई नई जानकारियां इसमें मिलती है और लोग इसको खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक लक्षण हो गया। विज्ञान ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है, यस, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस एंड सो ऑन। वो उसका एक स्वरूप है, आगे बात करेंगे। तो निर्माण, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया तो है ही, है ना। विज्ञान के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, विज्ञान के जो कार्यकर्ता होते हैं, चिकित्सक मतलब प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस करते, चाहे वो साइंटिस्ट हो या फिर एक्सपर्ट हो, जो भी हो, ये हमेशा उनसे दृढ़ता की मांग करता है। आपने सुना होगा ना, ऐसे बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं कि अगर कोई इन्वेंशन होता है, कोई साइंटिस्ट किसी काम को कर रहे हैं, साइंस के मतलब प्रकृति के रहस्यों का पता लगाने के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नतीजों तक पहुंचना चाह रहे हैं। कई बार उनको पता चलता है 100 प्रयोग कर लिया, उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो सोच रहे थे, है ना। फिर 500 प्रयोग किया, नहीं हुआ, 501वीं बार में सफल हो गए। मतलब आपको थोड़ा सा इस विधा में दृढ़ होना पड़ता है, दृढ़ता की मांग करता है। आपको बहुत सारे फेल्योर मिलेंगे, तब जाकर के आप रहस्यों का पता लगा पाएंगे। तो इसलिए बिना दृढ़ता के साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके अंदर विकसित नहीं हो सकते। तो ये भी साइंस की एक पहचान है कि अपने प्रैक्टिशनर से परसिवरेंस की बात करता है। एक तरीके से आप कितने सशक्त अप्रोच के साथ साइंस की चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी बात ये करता है। और ये आपसे मांगता है अपना परसिवरेंस दिखाओ, अपना जुझारूपन दिखाओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि 2 एक्सपेरिमेंट में ही आपको सफलता मिल जाएगी। हो सकता है 200 एक्सपेरिमेंट आप करोगे, आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हो। तो क्या आप प्रयोग छोड़ दोगे आगे? और भी क्या पता 201वीं बार में आप सफल हो जाओ। ये होता है, बार बार असफलता हाथ लगती है, तब जाकर के फाइनली सफलता हाथ लगती है। तो ये बहुत परेशान करता है लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली जब जानकारी खुलती है तो फिर बड़ा आनंद आता है। तो इसीलिए परसिवरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये साइंस के नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये कितने हो गए? 3, 2, 5, 7 पॉइंट यहाँ हो गए। और कुछ समझ लो। विज्ञान ऑब्वियसली एविडेंस, लॉजिक, इन सब से संबंधित है, और ये किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए एविडेंस की मांग करता है, साक्ष्य की मांग करता है कि अगर कुछ चीजें हुई है तो उसका एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है। अगर किसी चीज का एविडेंस नहीं है तो विज्ञान उस पर ज्यादा समय खपत नहीं करता है। इसके साथ साथ विज्ञान में तर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल्पना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्पना अगर आप नहीं करोगे
तो फिर नई चीजें इन्वेंट नहीं होगी। इन्वेंशन से पहले ना आपके दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए। तो विज्ञान में लॉजिक है, बट इट इज द ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन। ये सिर्फ लॉजिक नहीं और सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, दोनों का मिश्रण है। वैज्ञानिक ज्ञान टिकाऊ है, ये बात सही है। साइंटिफिक नॉलेज विश्वास कर सकते हैं, लेकिन साइंस इटसेल्फ टेंटेटिव है, ये भी अभी आपको बताया है। तभी तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि साइंटिफिक नॉलेज इज सब्जेक्ट टू चेंज बट स्टिल ड्यूरेबल। क्योंकि जो ज्ञान हमारे पास आती है ना, वो यूं ही नहीं आती है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, उससे गुजरते हुए हम तक पहुंचती है। लेकिन इसके बावजूद भी परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है, दैट इज द केस। इसके अलावा वैज्ञानिक पूर्वाग्रह की पहचान करने और उससे बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने दृष्टिकोण में। वो हमेशा लॉजिक की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, वो बायस नेचर को शो नहीं करते हैं। सो उनके, अब इंसान है तो इंसान में तो बायसनेस तो आ ही जाता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति है या जो साइंटिस्ट है, वो अवॉइड करते हैं पूर्वाग्रहों को, बेकार की चीजों को, लॉजिक की बात करता है ना। तो वो बचने का अपने लेवल पे प्रयास करेगा। 100% ये नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी होता है ना। इसके साथ साथ विज्ञान एक जटिल सामाजिक गतिविधि भी है। इसको भी साइंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हैं, नेचर मान सकते हैं। इट्स अ सोशल, इट्स इस पे लोग बहस करते क्या ये सोशल एक्टिविटी है? यस। विज्ञान या वैज्ञानिकों का पूरा समूह किसके लिए काम करता है? समाज की भलाइयों के लिए काम करता है, समाज से कुछ लेता है, समाज को ही कुछ देता है। और विज्ञान के जितने भी आउटपुट आए हैं, जितनी भी जानकारी हम तक पहुंची, अल्टीमेटली किसको लाभ हुआ है? समाज को ही तो लाभ हुआ है ना। आज टेक्नोलॉजी की वजह से सामाजिक सिस्टम कितना विशिष्ट हुआ है ना। अब तमाम तरह की चीजें इस पे आप बहस कर सकते हैं कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ है, जो भी है, लेकिन एक जटिल शब्द का जिक्र यहाँ पे किया गया। सीधा सामाजिक गतिविधि ना कह करके एक कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी आप इसे कह सकते हैं। यस, क्योंकि साइंस के कॉन्सेप्ट का फायदा अल्टीमेटली समाज को ही होता है। और विज्ञान सिर्फ प्रोसेस की बात नहीं करता है, ये प्रोडक्ट की भी बात करता है। साइंस इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोसेस मतलब जो आप एक्शन कर रहे हो, जो क्रिया कर रहे हो, तो वो भी साइंस है। और जब आपको फाइनली रिजल्ट मिलता है, मतलब ऐसे समझ लो कि एग्जाम की तैयारी करना और एग्जाम में पास होना, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। साइंस में प्रोसेस, किसी चीज को कैरी करने के लिए, किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए, किसी चीज को इन्वेंट करने के लिए जो प्रोसेस कैरी किया जाता है, स्टेप कैरी किया जाता है, वो भी साइंस में बहुत महत्व रखता है। और अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ प्रोसेस महत्वपूर्ण है, प्रोडक्ट नहीं, या प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं। प्रोसेस अगर ठीक नहीं होगा तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोडक्ट अगर सही करना है तो प्रोसेस सही करो, और प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे तो प्रोडक्ट अपने आप में दिक्कत हो जाएगी, है ना। थियरी गलत बना दोगे तो क्या फायदा। तो इसलिए प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। बट इन सब में एक चीज जो आपको सीधे सीधे समझनी चाहिए, वो ये कि साइंस में हमेशा लॉजिक, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, साक्ष्य, एविडेंस, इन सब की बात होती है। कभी भी साइंस सीधे सीधे किसी चीज को रटने की बात नहीं करता, फैक्ट्स की बात नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ना, साइंस इज व्हाट, इट इज समथिंग अबाउट फैक्ट। अरे फैक्ट से बहुत आगे है ये। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। इसके अलावा ये सोशल एक्टिविटी से भी संबंधित है, कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी इसको कह सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा साइंस साइंस के जो ज्ञान है उसमें बदलाव हो सकता है। ये सारी चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो आपको थोड़ा सा समझना है। तो अभी हमने दो पॉइंट की बात की है। एक तो साइंस इटसेल्फ क्या होता है, हमने देखा ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, डोमेन ऑफ इंक्वायरी के रूप में इसकी अपनी एक पहचान है। और दूसरा, साइंस के कई सारे, इसकी प्रकृति को बताने वाले कई सारे तत्व है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये टेंटेटिव है, ये संशयवाद को बढ़ावा देता है, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ ये प्रकृति को देखने का विशेष तरीका है, अपने प्रैक्टिशनर से बहुत दृढ़ता या परसेवरेंस की मांग करता है, ये एविडेंस की आधार पर ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं में विश्वास करता है। इसके साथ साथ ये लॉजिक और इमेजिनेशन का मिश्रण भी है। ड्यूरेबल ज्ञान होते हुए भी इसमें परिवर्तन संभव है। और यस, यही सब चीजें हैं, ये प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है। अब मैं कुछ आपके सामने एक दो प्रश्न करवाता हूं, फिर उसके बाद आगे की टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। पहला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? नेचर ऑफ साइंस के मुझे लगता है 10-12 पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है। तो क्या लगता है कौन सा इसमें से ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ साइंस, और दिस वुड बी नॉट द
कंपोनेंट ऑफ नेचर ऑफ साइंस, क्योंकि अभी तो 10-12 पॉइंट तो हमने देखा है। तो पहला है कि ये सीखने का इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है। ये हमने देखा था, ये शब्द अभी जस्ट मैंने बोला था, तो ये तो सही है, ये है, नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड है, ये आपका आंसर नहीं होगा, जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, मतलब साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब भविष्यगामी, उसमें सुधार हो सकता है, हाँ होता है ना? और फिर हमने कि ये भी सत्य है, जो सत्य है वो मैं काट रहा हूँ। विज्ञान संदेहवाद या संशयवाद को बढ़ावा देता है, ये अभी अभी हमने देखा था, इवन दूसरे नेचर ऑफ साइंस के दूसरे पॉइंट में ही ये बात हमने देखा था, तो ठीक बात है। ये जो लिखा है ना, तथ्यों के बराबर है, साइंस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ फैक्ट्स, नहीं, इससे बहुत आगे है, तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो पहला आंसर, पहले प्रश्न का चौथा विकल्प हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से एक और प्रश्न आपके सामने आ गया, इसमें भी सही वाक्य जो आपको सबसे सही लगता है वो चुन लीजिए, बाकी मैं बताता हूं कि किस आधार पर इस प्रश्न को आपको जवाब देना है। सही मतलब 3 तो गलत लिखा हुआ है, 1 सही लिखा हुआ है। अब अगर कोई चीज आपको श्योरली पता है कि ये तो सही है, तो आप ज्यादा ऑप्शन की तरफ मत जाओ। नहीं पता है तो ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन पे जाओ, जो भी है। जैसे पहली बात यहां लिखी ना कि विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है, साइंस इज अ ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन। क्या ये वाला शब्द अभी बोला था नेचर ऑफ साइंस के संदर्भ में? मुझे लगता है एग्जैक्टली इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि साइंस, ये देखो, तर्क और कल्पना का मिश्रण है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही सत्य है कि सही चुनना है, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो लिखा है ना, विज्ञान एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। हमने ये भी देखा था कि प्रक्रिया भी है, उत्पाद भी है। विज्ञान में प्रयोग ही सब कुछ नहीं है भाई साहब, प्रयोग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑब्जर्वेशन से शुरुआत होती है, फिर हाइपोथेसिस होता है। जो कोई चीज आप देखते हो ना, जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, तो वो आप देख रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन है ना? या सूरज को उगते हुए देख रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन है। हवा चल रही है, बारिश हो रही है, वो सब ऑब्जर्वेशन है ना? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर फेंक रहा है, वो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये चीज दिमाग में आएगी ना, पहले प्रश्न आएगा ना क्यों, तब उसका जवाब आप सोचोगे ना कि ये शायद इसका ये कारण हो सकता है, ये हो सकता है, अनुमान लगाओगे। तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर फेंक रहा है, या ठंडा होने पर पानी जम के बर्फ बन रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो उसका एक गेस करना होता है। गेस मतलब एजुकेटिव गेस, लॉजिकल गेस, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। जब हाइपोथेसिस आप सोच लेते हैं ना कि शायद ये रीजन हो सकता है, तो वो सही और गलत कुछ भी हो सकता है। उसको वेरीफाई करने के लिए आप इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट करते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तब जाकर के आपको पता चलता है कि आपने जो सोचा था वो सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, गलत है तो फिर से दोबारा सोचो इसका कोई और आंसर। तो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एंड देन उसके बाद लॉ, थियरी, ये सब चीजें चलती रहती। तो ये तो एक पार्ट है ना, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइपोथेसिस सब इंपॉर्टेंट है। तो यही सब कुछ है, ये गलत है। बाकी सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास कर सकता है, ये भी गलत है। सिर्फ के कारण विज्ञान कर सकता है विद्यार्थी में वैल्यूज को इनकलकेट, बट सिर्फ यही करेगा, ये भी इसमें डाउट है ना? तो यस, यही सही है। तो दूसरा प्रश्न आपने इस तरीके से लगा लिया। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति, या जो व्यक्ति साइंस से संबंधित है, जो साइंटिफिक कार्य करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके पास साइंस की बड़ी बड़ी डिग्री है वही साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन है। नहीं, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो शायद ऑफिशियली उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार, अपने लॉजिक, अपने तर्क शक्ति में साइंस के स्टेप को फॉलो करता है, मतलब लॉजिकल है, रैशनल थिंकिंग कैरी करता है। तो उसके पास बड़ी डिग्री नहीं भी है, तब भी वो साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन के कैटेगरी में आ सकता है। देखो, एक बात स्पष्ट है कि रैशनल थिंकिंग, जिसको हम लोग एक तरीके से तर्क संगत चिंतन कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, हम सब में होनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक टूल है। तो लॉजिकल थिंकिंग जो लॉजिक पे काम करता है, और किसी ऐसे ही नहीं काम करता, इसके ऊपर आप बहुत सोचते हो, विचार करते हो, तमाम तरह के तर्क की कसौटियों पर जब वो चीजें खड़ी उतरती है, तब जाकर के एक राय बनाते हो। ऐसे में लॉजिकल थिंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सबके अंदर होनी चाहिए।
अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, कई बार इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा मुद्दा है आपके पास, ये कोई मुद्दा है जो जिसको समाज ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है, या है किसी वजह से समाज इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहे, कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, तो एज अ साइंस स्टूडेंट या साइंस के कार्यकर्ता के तौर पर या साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति के तौर पर आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर अगर आप चर्चा करने से बचोगे, इस मुद्दे पर आप सोचने से बचोगे, तो आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी समाज में सेक्स एजुकेशन को लेकर के ये कह दिया जाता है कि इस पे हम बात नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, ये साइंस है लेकिन उस पर बात ही नहीं हो रही, तो आप अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति है और आप इस मुद्दे से कट रहे हो, इसके सभी पहलुओं को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, सोचने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो फिर काहे का रैशनल? तो आप आगे ना दिख या नुस्खे में, आप खुद डिसाइड करो कि इस पे बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए ये आपका लॉजिक कहता है, तो फिर आप उसके पीछे का तर्क दो कि हाँ ये कारण है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। बात जब करोगे तभी तो बात निकलेगी। तो रैशनल थिंकिंग बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको अपना दिमाग ओपन रखना होगा, साइंस के सिस्टम को समझना होगा, मतलब साइंटिफिक अप्रोच को, ठीक है ना, लॉजिकल जितना हो सकता है आपको अनबाइस्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जिस सभी मुद्दों पर बातचीत करो, चर्चा करो, विमर्श करो और उसके सभी पहलुओं को जानो। अगर आप विवादास्पद मुद्दों से बच के निकलोगे तो शायद आपके तर्क संगत चिंतन को विकसित करने की प्रक्रिया में ये एक रोड़ा बन जाएगा। So that's why we can say that rational thinking cannot be developed by avoiding controversial issues. You cannot avoid the controversial issues to become more rational. आप बात करो उस पर, तभी तो आप ज्यादा लॉजिकल होंगे, सभी पहलुओं की बात करें। सो तर्क संगत चिंतन विकसित करने के लिए कक्षा में अगर विद्यार्थियों की बात हो रही है तो विद्यार्थियों के बीच भी विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है। चर्चा होगी तभी जानकारी निकलेगी और सभी पहलुओं के बारे में आप समझ पाएंगे, तभी आपका तर्क आपको सपोर्ट करेगा कि ये गलत है, ये सही है। आप बात ही नहीं करोगे, चर्चा ही नहीं करोगे, तो सामने वाले ने जो कह दिया वही आप मान लोगे, तो दैट इज द केस। इसलिए ये प्रश्न अगर इस संदर्भ में आपके सामने आ जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको चुनना है। निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है? मतलब कोई एक चीज है जो आपके तर्क संगत सोच को विकसित करने के राह में एक ऑब्स्टेकल है, व्यवधान है। इनकरेजिंग स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद को प्रोत्साहित करना। मतलब संदेहवाद तो साइंस का एक तरीके से टूल है, टूल इन द सेंस की नेचर है, क्यों कैसे कहां। तो जब ये क्यों कैसे कहा दिमाग में आ गया तभी तो आप उसको जानने का प्रयास करोगे, सभी पहलुओं को जानोगे, लॉजिकल बनोगे। ये वाला जो केस है ना, विवादास्पद मुद्दों से बचना, शायद अभी यही बात कर रहे थे, ये आपके राह में रोड़ा है। बाकी कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, किस चीज से क्या हो सकता है, ये सब खोजना ऑब्वियसली तर्क एक तरीके से रैशनल थिंकिंग के लिए जरूरी है। विश्वसनीय वैज्ञानिक साहित्य से राय लेना, मतलब बुक किताब इन सबको पढ़ना, ये सब सही है, लेकिन अगर आप ये काम करोगे ना, बचोगे, अवॉइड करोगे ना कंट्रोवर्शियल इशू को, तो फिर आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए। तो दैट इज द केस। अब थोड़ा आ जाते हैं उस प्रोसेस के ऊपर बात करने के लिए जिसके बारे में मैं शुरू में भी बोल रहा था। क्या बोल रहा था? जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान ही मान लीजिए, तो ज्ञान बहुत स्टेप्स के बाद, बहुत जतन के बाद हम तक पहुंचता है और हम तब जाकर के उसे पढ़ते हैं। और बड़ी बात यह कि तब भी उसमें सुधार हो सकता है अगर कुछ गलती है तो, है ना। ऐसे में साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड शुरू से ही मैं बोलते आ रहा हूं, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस है। किसी घटना को अगर आप होते हुए देख रहे हैं, कोई घटना घट रही है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, तो वो घटना अगर आप देख रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन है ना, अवलोकन है। कई सारे एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ से फल का नीचे गिरना, ये अवलोकन ही तो है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर फेंक रहा है, ये दिख रहा है आपको,
ये अवलोकन ही तो है, ऑब्जर्वेशन ही तो है। एक लोहे का रॉड है और इसके ऊपर मोम का टुकड़ा आपने डाल दिया, ये पिघल पिघल के, अगर आप इसे गर्म कर रहे हो ना, तो पिघल पिघल के नीचे गिर रहा है। ये सब ऑब्जर्वेशन है जो डायरेक्टली आपको दिख रहा है। तो अब इन सारे ऑब्जर्वेशन के पीछे के कारण को तो जानना चाहोगे ना, साइंस यही तो है डोमेन ऑफ इंक्वायरी, कि फल नीचे क्यों गिर रहा है, एक मैग्नेट दूसरे को दूर क्यों फेंक रहा है, या एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। रीजन क्या है, कभी अट्रैक्ट कर रहा है तो कभी दूर फेंक रहा है। व्हाट इज द रीजन? जब आप एक लोहे पे मोम का टुकड़ा चिपकाते हो और मोमबत्ती लोहे के से लोहे के पास यहां रखते हो, लेकिन मोम यहां से भी गिरना शुरू कर देता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, तभी जाकर के आप इसका आंसर खोजोगे ना। तो ऑब्जर्वेशन के पीछे की कहानी को जानने के लिए आपको करना क्या होता है, हाइपोथेसिस करनी होती है। हाइपोथेसिस मतलब, इसको ना परिकल्पना कहते हैं। सिर्फ कोरी कल्पना नहीं, परिकल्पना मतलब आप जानते हो, एजुकेटिव गेस, कोई अनुमान। वो अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अनुमान लगाओगे, आपके जहन में ये प्रश्न आएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तभी तो आप उसका आंसर खोजने का प्रयास करोगे। तो हाइपोथेसिस करो। और जब आप हाइपोथेसिस करोगे, कुछ कुछ अनुमान लगाओगे कि शायद ये कारण हो सकता है या ये कारण हो सकता है। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेगा। तो इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, और प्रयोग करो उसी तरीके के, और सिचुएशन को बनाओ। क्या देखो, आप जो सोच रहे हो वैसा ही रिजल्ट मिल रहा है, आपका हाइपोथेसिस सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अगर सही जा रहा है तो एक्सपेरिमेंट के बाद आपकी यही हाइपोथेसिस एक्चुअली में, बार बार जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे और नतीजा मिलेगा, तो नतीजों के आधार पर आप उसे नियम बनाओ। बाद में अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। इससे बाकी और एक्सप्लेन करो चीजों को, और डीप में समझाओ, फिर उससे थियरी का विकास होता है। यही तो है साइंटिफिक मेथड, यही तो प्रोसेसेस है, तब जाकर के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसीलिए जो ज्ञान हम तक पहुंचता है ना, इन मेथड्स के जरिए ही हम तक पहुंचता है, चाहे कोई भी हो, है? उदाहरण के लिए आप देखो, ये न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन वाला केस हमने अभी देखा ना, कि ये फल जो नीचे गिर रहा है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया सबसे पहले कि ये गिर रहा है। अब उन्होंने सवाल सोचा होगा ना कि क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, कुछ अंदाजा लगाया होगा ना, अनुमान लगाया होगा ना। उस अनुमान को सही या गलत साबित करना जरूरी है। तो दैट मीन्स उसके लिए हाइपोथेसिस को सही या गलत, यस या नो साबित करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है ना। तो एक्सपेरिमेंट आप करोगे, फिर न्यूटन ने भी किया होगा, तब जाकर के उनको उनके सवालों का जवाब मिला होगा, और फिर उन्होंने जाकर के नियम दिया होगा, और बहुत सारे चीजों पे अप्लाई किया होगा इन चीजों को। कई बार आपने कुछ नियम दिया, और अपने सीमित ऑब्जर्वेशन या सीमित एक्सपेरिमेंट के आधार पर वो नियम बहुत सारी चीजों पे लागू हो जाता है, यूनिवर्सल बन जाता है। तो उसकी एक विशेष महत्ता हो जाती है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही तो कहा जाता है, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया ना, वो क्यों कहते हैं कि उत्कृष्ट सिद्धांत है, बहुत व्यापक महत्व का सिद्धांत है। क्योंकि यह घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की व्याख्या करता है। यह सिर्फ एप्पल की बात नहीं करेगा, इस पृथ्वी पे जो हवा की मौजूदगी है उसकी भी बात करेगा, पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वस्तुओं के संदर्भ में आया, सिर्फ एप्पल तो एक जरिया था। तो पूरी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, पृथ्वी पे किसी चीज का गिरना, पृथ्वी पे वायुमंडल का होना, इन सब पे यह लागू होता है। इन सारी घटनाओं की श्रृंखला को व्याख्या करता है ये सिद्धांत। दैट्स व्हाई we can say that Newton's theory of gravitation is considered as an excellent theory because it explains a wide range of phenomena and it is applicable to the entire universe, सब जगह। इसलिए इसको यूनिवर्सल भी माना जाता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण, मास वाले गुरुत्वाकर्षण बल की जो अवधारणा है, ये मास वाली हर बॉडी के बीच में लगता है। अगर पृथ्वी और पृथ्वी पे गिरने वाले किसी ऑब्जेक्ट के बीच गुरुत्वाकर्षण है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी है, इवन और भी बॉडी के बीच में, सब जगह है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल, सब चीजों पे लागू होता है, इसलिए इसको उत्कृष्ट सिद्धांत बोला जाता है। तो ये कैसे आया? साइंटिफिक मेथड से ही आया होगा ना, और साइंटिफिक मेथड के ये पूरे के पूरे स्टेप्स हैं।
इसी संदर्भ को यहाँ पे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं के संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें एक निश्चित स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ज्ञान, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए आप कलम लिखना बंद कर देती, आपका कलम, आप कलम से लिख रहे हो ना, अब लिखना बंद कर, तो वो जो लिखना बंद कर दिया वो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अभी तक कलम से स्याही से लिखा जा रहा था पेपर पे, अब तो वो बंद हो गया। तो यही तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है आपके सामने। अब यहां लगाओ अपना साइंस। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ना, वाई, डोमेन ऑफ इंक्वायरी एक्टिव हो जाता है, क्यों हुआ ऐसा, लिखना बंद क्यों हो गया। ऑब्जर्वेशन ने आपको मजबूर कर दिया सोचने पे, प्रश्न करने पे कि क्यों हुआ ऐसा। फिर आप इसका संभावित आंसर तलाशोगे। आंसर्स खोजने के लिए आप अनुमान लगाओगे, हाइपोथेसिस, कि कलम में शायद स्याही समाप्त हो गई, या कलम में पता नहीं कुछ बॉल खराब हो गया, कुछ फट गया, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपने अनुमान लगाया, जैसे मैं, आपने अनुमान लगाया कि स्याही समाप्त हो गई सपोज, ठीक है, तो स्याही समाप्त हुई, अब ये हुई है या नहीं हुई, इसके लिए आप कुछ प्रयोग करोगे। जैसे एक वो होता ना रिफिल में, एक बचपन में हम लोग करते थे, आपने भी किया होगा, उसका वो आगे का जो बॉल होता है ना निकाल दो और दूसरे का इंसर्ट कर दो। वो हमारे लिए, अब वो बचपन में हमने किया है तो वो एक्सपेरिमेंट है। मान लो इस बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि शायद स्याही खत्म हो गई, अब वो कंफर्म करना चाहते, तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे रिफिल से निकाल करके एक ऐसा रिफिल जिसमें स्याही ऑलरेडी खत्म है, फिक्स है, स्याही नहीं है, लेकिन उसका बॉल निकाल के इसमें डाल दिया, और फिर वो लिख रही है ना, तो अब वो आ रहा है, मतलब लिखा जा रहा है। अब इसका अनुमान तो गलत हो गया ना, वो तो सोच रही थी स्याही खत्म है, लेकिन बॉल, दूसरा बॉल उसमें उसने डाल दिया, आगे का जो टिप होता है, अब वो लिखा जा रहा है, दैट मीन स्याही खत्म नहीं हुई थी। तो ये गलत हो गई ना ये बच्ची यहाँ पे। अगर दूसरा बॉल डालने के बावजूद भी वो नहीं लिखा जाता तो शायद ये सही होता। उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करो, कई एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट से आपको बहुत सारी चीजें, कई एक्सपेरिमेंट के बाद वही रिजल्ट मिलता है, तो आपको लगता है आपका अनुमान सही है, वही बन जाता है नियम की स्याही खत्म हो जाएगा तो पेन चलना बंद हो जाएगा, वो बन गया नियम, है ना, दैट इज द केस। अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे कि क्या हुआ है। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि ये इस बुक में अपने हिसाब से लिखा गया, मैं अपने तरीके से आपको समझा दूंगा। कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप करेंगे, है ना, अनुमान लगाएंगे क्या हो रहा है, और जानने का प्रयास करेंगे कि अनुमान सही है गलत है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। वास्तव में साइंस ऐसे ही काम करता है, बताने का मतलब ये, आप ये जानने का प्रयास, आपके ये जानने का प्रयास कि कलम ने लिखना यहां बंद क्यों किया, ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो क्या हुआ इसमें, ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप, हाइपोथेसिस परिकल्पना, एंड देन एक्सपेरिमेंट, एंड देन ये हाइपोथेसिस गलत सही भी हो सकता है, और उसके बाद लॉ बनता है, लॉ में मॉडिफिकेशन आगे हो सकता है, फिर आगे थियरी भी बन सकता है। इससे थियरी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये केस है ना, विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ये सहायक होता है। विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स, whatever the steps we have discussed right now, just right now, scientific methods, these are the group of steps। अभी यही तो देखा ना वैज्ञानिक विधि। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं, जो हमारे सामने घटना होती है, ऑब्जर्वेशन होता है। रिफिल ने लिखना बंद कर दिया, सूरज का उगना, पानी का जमना, चुंबक का एक दूसरे से दूर भागना या एक दूसरे के साथ चिपक जाना, ये सब ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट थिंग दिस वन, यह हमें अचंभित करता है और शायद हम इसके बारे में प्रश्न सोचते हैं कि क्यों। ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन आता है ना, वो आप डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अनुमान, गेस, एजुकेटिव गेस, सिर्फ गेस नहीं,
संभावित आंसर, क्वेश्चन आ गया तो उसका संभावित आंसर पहले आप सोचोगे, वो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, सत्यापन करेंगे, और इसके बाद जो परिणाम आपको मिलेगा उसका विश्लेषण करेंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो खोजते रहो और भी करो, मिल गया तो फिर वही नियम कानून बनाओ। तो अल्टीमेटली एक और पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन प्लस क्वेश्चन में एक ही साथ रख देता हूं, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट, देन उसके बाद की प्रक्रिया होती है। सो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंटेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन साइंस। ये कई बार पूछा जाता है ना, आपने किसी प्रश्न के संदर्भ में, किसी ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में अगर एजुकेटिव गेस आप करते हो, अनुमान लगाते हो, हाइपोथेसिस करते हो, तो उसको किसके जरिए वेरीफाई किया जा सकता है, बेस्ट तरीका क्या है उसको वेरीफाई करने का कि वो सही है गलत है, तो अगला स्टेप एक्सपेरिमेंट है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एक्सपेरिमेंटेशन इज बेस्ट suited to test a particular hypothesis whether it is right or wrong। तो ये लाइन प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहला नोट में यही पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया कि प्रयोग जो है ना, परिकल्पना की जांच के लिए सबसे सही चीज है, माना जाता है, बेस्ट तरीके से सोचा जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि जब आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कैरी कर लेते हैं, आपको प्रश्न का जवाब मिलते हैं, तो उसी से फिर साइंटिफिक लॉ बनते हैं, नियम बनते हैं। नियम जो है ना, एक तरीके से क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। वैज्ञानिक नियम संबंधों का वर्णन करते हैं, लेकिन उसके पीछे तर्क की व्याख्या नहीं करते, ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो रहा था, हमने देखा लॉ बन गया, साइंटिफिक लॉ बन गया। तो साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, लॉ ये बता देगा कि इंक नहीं है तो पेन नहीं चलेगा, पेन के चलने और इंक के बीच का संबंध बता देगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों नहीं चल रहा है। इसके लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, दैट इज द केस ऑफ थ्योरी। तो लॉ के आगे, ऑल्दो ये दोनों एक तरीके से इंडिपेंडेंट चीज है, एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट चीज है, लॉ इंडिपेंडेंट चीज, थ्योरी भी इंडिपेंडेंट चीज है, बट कहीं ना कहीं थ्योरी लॉ से आगे की बात बताता है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ना नियम और सिद्धांत में अंतर पूछ देते हैं। सो वैज्ञानिक नियम तो संबंधों का वर्णन करता है, लेकिन उनके पीछे की तर्क, व्याख्या, हाउ की व्याख्या ये करता है, हाउ की व्याख्या ये करता है, देखा जाए तो ये थ्योरी करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत आसान लगेगा कि वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है भाई साहब, द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑब्वियसली पहला क्या था, ओ ऑब्जर्वेशन देन हाइपोथेसिस। तो ऑब्जर्वेशन, मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, घटना होते हुए देखना ही पहली चीज है ना। न्यूटन वाले महाशय की भी बात कर लेते हैं, ये भी एक प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से सबसे उपयुक्त कारण है। अभी हमने इसके ऊपर बात भी की। पहला है कि ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है, इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशंस। या दूसरा है, इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया। क्या इसके लिए इसको उत्कृष्ट बोला जाएगा? कोई भी ज्ञान सिद्धांत हम तक जब पहुंचता है ना, तो पूरी तरीके से प्रयोग के बाद ही, आधा अधूरा प्रयोग के बाद तो पहुंचता ही नहीं है। तो ये कोई विशेष चीज नहीं है, ये सब सिद्धांत के लिए होता है। इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। सिद्धांत में अगर गणित की जरूरत होगी तो वो किसी भी सिद्धांत के लिए होगा। इसे लंबे समय तक अवधि में विकसित किया गया। ये सब कोई लॉजिक नहीं है, ये है कि एक रूल बना, एक सिद्धांत बना, और वो सभी चीजों पे लागू होता है, छोटी बड़ी हर चीजों पे लागू होता है, तो उसे यूनिवर्सल बना दिया जाता है, उसको यूनिवर्सल का दर्जा दे दिया जाता है। तो सबसे सही यही है ना। विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में सबसे उपयुक्त क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर द टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। अभी जस्ट बोला है कि एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ट है, हाइपोथेसिस को जांचने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन ही बेस्ट है। ठीक है, तो ये अभी हमने ये सारे पॉइंट्स देखे, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर है। तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि एक्सपेरिमेंट के बाद लॉ, नियम, कानून बनता है जो संबंधों की बात करता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद थियरी का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा लॉजिक, तर्क की व्याख्या करता है।
तो साइंटिफिक थ्योरी के कुछ फीचर होंगे ना, वैज्ञानिक सिद्धांत के कुछ फीचर होंगे ना। अब वो हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी नहीं बात करेंगे, ये अगले क्लास में हम बात करेंगे। तो अभी ये टॉपिक चल ही रहा है, साइंटिफिक थ्योरी की तरफ अब हम चलेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये थोड़ा विशिष्ट हो जाता है और इसकी कुछ पहचान इसको विशेष बना देता है। इसके ऊपर हमें आगे चर्चा करनी है, बाद में बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक जानकारी आपके लिए कि आप किसी भी कोर्स के संदर्भ में कोई जानकारी चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, एक्लोन एजुकेशन। व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस ऐप के थ्रू फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ या वीडियो लेक्चर के कॉन्सेप्ट तक आप पहुंच सकते हैं, ये आप ही लोगों के लिए। तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। बाकी आपके लिए मैंने कुछ कोर्स वगैरह का डिजाइन भी किया है, तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से है, आप इसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कुछ फ्री क्लासेज है, कुछ पेड क्लासेज है, कुछ फ्री नोट्स है, कुछ पेड नोट्स है, तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बाकी साइंटिफिक थ्योरी की अवधारणाओं को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके।